नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 90% नॉर्मी में। तो आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये वीडियो मेरी 5 स्टार एनालिसिस सीरीज़ का पार्ट है। तो अगर आपने इस सीरीज़ की एक भी वीडियो अगर मिस करी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आगे की कोई भी वीडियो मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दीजिए ताकि आगे की कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये कंपनी जो कि वेल्सपन ग्रुप का एक फ्लैगशिप कंपनी है, ये काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड कंपनी बोला जाता है इसको। और ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसको 2008 में सेकेंड लार्जेस्ट लार्ज डायमीटर पाइप प्रोड्यूसर का अवार्ड मिला था। किसी छोटी मोटी इंस्टीट्यूशन से नहीं मिला था, फाइनेंशियल टाइम्स यूके से मिला था। इसको इंडिया में इकोनॉमिक टाइम्स जैसे बहुत बड़े मैगजीन से द एमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर्स का टैग मिला है। अगर मैं इसकी वेबसाइट पे और दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए इसके पास बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, जैसे कि लॉन्गेस्ट पाइपलाइन यूएसए में, डीपेस्ट पाइपलाइन गल्फ ऑफ मेक्सिको में, हैवीएस्ट पाइपलाइन मिडिल ईस्ट में, हाईएस्ट पाइपलाइन पेरू में। तो ये तो, और यहाँ पे 3 आपको ये इसके प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग स्टेशंस दिख रहे हैं आपको, गुजरात में, दमम में और लिटिल रॉक अरकनास यूएसए में। तो कंपनी के बारे में तो काफ़ी बातें हो गई, कंपनी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। आइए अब इसके फिगर्स पे चलते हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 3000 करोड़ का है। इसका करेंट प्राइस है 114.95 रुपीज़ एज ऑन 19 सितंबर 2020। इसका 52 वीक लो है 55 रुपीज़ और 52 वीक हाई है 233.95 रुपीज़। बुक वैल्यू है शेयर का 123.24 रुपीज़ और करेंट प्राइस 114.95, जिसका मतलब आपको ये प्राइस टू बुक वैल्यू में 0.93 मिल रहा है। और स्टॉक पी है इसका 5.09 का और इंडस्ट्री पी है 10.53 का, जिसका मतलब दोनों फिगर्स में अंडर वैल्यूड है। डिविडेंड यील्ड ध्यान देने लायक है। डिविडेंड यील्ड कंपनी का 9.13% है। ये स्टॉक मार्केट के सबसे हाईएस्ट डिविडेंड पेड स्टॉक्स में से आता है। इसके डेप्ट इसके ऊपर है 1061 करोड़ का। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जैसा देखने को मिल रहा है 0.33 का है। ठीक ठाक डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बोलूँगा मैं इसको। प्रोमोटर होल्डिंग 47.59% है, प्लेज 0% है और चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग -1.54% है। ये जो माइनस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये एक्चुअल प्रमोटर्स ने नहीं चेंज किया है, ये इसके जो दुबई के प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपना स्टेक हटाया है कुछ स्टॉक मार्केट गाइडलाइंस के कारण। वो भी इनका मतलब इंटेंशनली नहीं होगा शायद, इन्होंने दूसरी कंपनी से वापस अपना स्टेक बढ़ाया। मैं आपको मैनेजमेंट एनालिसिस में बताऊँगा इसके बारे में डिटेल में। पैग रेशियो कंपनी का 0.21 है, करंट रेशियो 1.65, अर्निंग सील्ड कंपनी का 33.12% है। ये तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिगर्स है। ये फिगर मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.60, रिटर्न ऑन इक्विटी 22.36 और सेल्स ग्रोथ 19.07। ये तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे फिगर्स है। फिगर्स के हिसाब से तो कंपनी बहुत ज़्यादा तगड़ी है। और अगर इस वेबसाइट के हिसाब से मैं इसके प्रोज और कॉन्स देखूंगा तो इसके प्रोज तो मैंने आपको गिना दिए हैं, प्रोज गिनने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा कॉन्स पे ध्यान दूंगा। कॉन्स में -1.54% लास्ट क्वार्टर में चेंज हुआ है, यह मैंने आपको बता दिया। मैं तो इसको बारे में आपको बताऊंगा। लो रिटर्न ऑन इक्विटी, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। कंटेंजेंट लाइबिलिटी है कंपनी के ऊपर 2070 करोड़ का। हाँ, ये एक कौन हो सकता है कंपनी के बारे में। अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखूं तो इसका एकदम न्यूट्रल रहा है। जैसा इसका पहले के क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस रहता था जून 2019 वाले क्वार्टर में, सेम परफॉर्मेंस इस साल भी रहा है। एकदम माइनर फ्लक्चुएशन हुआ है, 1.08% का ग्रोथ हुआ है इसमें, तो इसको मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा कम हुआ है। और अगर मैं अब सीधा इसके प्रॉफिट एंड लॉस में जाऊँगा तो इसकी जो सेल्स ग्रोथ हैं ये कंसिस्टेंट नहीं रहे, किसी साल पॉजिटिव रहते हैं, किसी साल नेगेटिव रहते हैं, लेकिन एक ठीक ठाक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है जिसमें ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अपना रेगुलर मेंटेन कर रहा है। 7% से 2 साल से मेंटेन कर रहा था, अभी 12% हो गया है। पहले कंपनी का मार्जिन बहुत ज़्यादा अच्छा निकल के आता था, 16% गया था साल 2011 में, लेकिन इसके बिज़नेस में फ्लक्चुएशंस रहते हैं। बिज़नेस में ये थोड़ा हाई कैपिटल वाली इंडस्ट्री में रहता है, तो इसमें ये लाजमी है। और अर्निंग पर शेयर कंपनी का एक डिसेंट अर्निंग पर शेयर निकल जाता है। कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिविडेंड भी देती है। बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो एक तगड़ी बैलेंस शीट यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। बोरोइंग्स लगातार अभी कम हुई है, 3824 पे था, इवन 5,000 पे था बोरोइंग्स, जो कि अब 1061 पे आया है। कंपनी बोरोइंग्स कम करने पे ध्यान दे रहा है और रिजर्व्स लगातार बढ़े हैं कंपनी के, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो कैश फ्लो में अगर आपको दिखाऊं तो कैश फ्लो इसका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस अच्छा खासा निकल के आ जाता है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखें तो कंपनी हर साल कुछ ना कुछ फिक्स्ड एसेट्स परचेज करती है। इन्वेस्टमेंट पिछले 2 साल से बहुत बड़े अमाउंट में कंपनी परचेज कर रही है, ये ध्यान देने लायक बात है।
इन्वेस्टमेंट सेल भी कर रही है उसी अमाउंट के लगभग आसपास में। तो लग रहा है अब ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब अपने इन्वेस्टमेंट और सेल और परचेज में थोड़ा ज़्यादा ट्रेडिंग करते हुए दिखेगी आपको। इंटरेस्ट रिसीव होता है क्योंकि कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा, और सब अपनी सब्सिडरीज़ में भी इन्वेस्ट करती है, लेकिन रिसेंट के सालों में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया इसने, तो ये भी अच्छी बात है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का अगर हम देखेंगे तो इसके जो डिबेंचर्स थे, पहले ये डिबेंचर्स में बहुत सारे पैसे मंगाती थी, लेकिन फिर इसने अपने डिबेंचर्स को काफ़ी ज़्यादा हद तक रिडीम कर दिया है। अगर बोरोविंग्स में देखेंगे तो बोरोविंग्स में हर साल कंपनी कुछ ना कुछ अमाउंट उठाती है, लेकिन रीपेमेंट भी करती है। और जैसा कि मैंने आपको बैलेंस शीट में दिखाया था, बैलेंस शीट में ये जब तक आपको बोरोविंग्स कम होते हुए दिख रही हैं और रिजर्व्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तब तक आपको ये कैश फ्लो में जो इतना बड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। डिविडेंड देखिए कितना कंसिस्टेंटली इसने डिविडेंड पे किया है, हर साल कंपनी कुछ ना कुछ डिविडेंड पे करती है। पिछले साल तो 274 करोड़ का डिविडेंड पे किया था कंपनी ने। ये रेशियोज़ आप देखिए, ये आपके काम के हैं। डेटर डेज कंपनी के काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे, 76 तक आ चुके थे, लेकिन अभी कंपनी ने डेटर डेज काफ़ी कम कर चुके हैं, मतलब ये कंपनी को जल्दी जल्दी पैसा मिल जाता है। इसी कारण से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है मेरे ख्याल से। अब अपने तीसरे पॉइंट पे चलूँ मैं, मैनेजमेंट एनालिसिस पे। तो देखिए, इसमें पहले वेल्सपन पाइप्स लिमिटेड का स्टेक था, जो कि अब बालकृष्ण गोयनका, दिवाली बालकृष्ण गोयनका के पास इनकी स्टेक होल्डिंग है। और इसके बारे में आपको बताऊं तो ये वेल्सपन कंपनी की ये जो एक होल्डिंग कंपनी है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा वेल्सपन कंपनीज़ की बाकी एंटिटीज़ में भी इनका स्टेक है। अगर पर्सनली हम दीपाली गोयनका के बारे में देखेंगे तो ये एक इंडियन बिजनेस वूमेन है, जो कि वेल्सपन ऑफिस में 2002 में आई थी और अपनी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना चुकी है। इनका एजुकेशन ध्यान देने लायक, आप देखिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से इनका एजुकेशन है, तो आप समझ सकते हैं कि इतने टॉप लेवल का इसका मैनेजमेंट है। और बाकी छोटे मोटे स्टेक हैं कंपनी में। गवर्नमेंट का स्टेक था, लेकिन अभी गवर्नमेंट का स्टेक नहीं मिल रहा है देखने को। FIIs का स्टेक कम हुआ है और DIIs का स्टेक कांस्टेंट रहा है इस कंपनी में। पिछले क्वार्टर से मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए तो DIIs का स्टेक कांस्टेंट उसी के आसपास चल रहा है, लेकिन जो FIIs का स्टेक है, FIIs अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। पब्लिक शेयर होल्डिंग पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में बढ़ी है, और छोटे मोटे परसेंट से नहीं, सीधा 3% से बढ़ी है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात है इसमें। और इसमें कुछ खतरे की घंटी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। इसमें आप DIIs में देख लीजिए, LIC, ICICI बैंक, रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी जैसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और FIIs में गोल्डमैन सैक्स इंडिया लिमिटेड जैसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो मैनेजमेंट एनालिसिस में तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अब मैं चौथे पॉइंट इसके इंडस्ट्री और पीयर्स एनालिसिस में देखूँ तो ये जो इसकी पीयर्स हैं, ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ये आपको दिखा रहा है, ये मेटल बिजनेस और ये पावर बिजनेस, तो इसमें इसको कंपेयर करना फेयर नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं इसकी इंडस्ट्री के बारे में बात करूँगा, जो कि इसको प्रोजेक्ट्स वगैरह जो मिलते हैं, इसको पाइपलाइंस वगैरह बिछाने के लिए, जो स्ट्रेट पाइपलाइंस और लार्ज डायमीटर वाली पाइपलाइंस रहती हैं, वो इसको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो ये इसमें ग्लोबल लीडर्स में आता है। तो अगर इसके पीयर कंपैरिजन करेंगे तो वो भी उसमें पीयर कंपैरिजन में आसपास भी कोई कंपनी नहीं दिखेगी, ये ग्लोबल लीडर है। तो ये भी इसमें अच्छी बात है। और इसके सेक्टर के बारे में बात करूंगा तो इसका सेक्टर अभी बहुत ज़्यादा हार्ड हिट होगा कोरोना वायरस के कारण, और जो US चाइना ट्रेड वॉर के कारण जो ऑयल प्राइस में फ्लक्चुएशंस आए थे और इतना ज़्यादा रेट गिर गया था, तो उसके कारण इसको थोड़ा सा नेगेटिव देखना पड़ेगा, लेकिन बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। अब अगर मैं अपने पाँचवें पॉइंट, अपने ओपिनियन के बारे में बात करूँ, तो मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। मैंने इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद कई महीनों में नहीं देखी है, जो इसको आपको इतनी बेहतरीन कंपनी जो ग्लोबल लीडर्स में आती है। मुझे इस कंपनी के बारे में एक भी नेगेटिव पॉइंट, एक भी मेजर नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला है। इसके इंडस्ट्री के बारे में, सेक्टर के बारे में नेगेटिव पॉइंट ज़रूर है कि इसके क्रूड ऑयल और गैस के जो प्राइस फ्लक्चुएशन है उसके कारण इसको फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसके अलावा ये कंपनी के बारे में मुझे एक भी नेगेटिव पॉइंट देखने को नहीं मिला है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए मैं हमेशा बाय करने को बोलता हूँ, और अभी भी अपने ओपिनियन के हिसाब से मैं इसको बाय का बोलूँगा। अब मैं सीधा इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स गिनाता हूँ, उसके बाद हम इसको रेटिंग देंगे, जो इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो कंपनी का पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसके एक्सपीरियंस प्रमोटर्स। इसके प्रमोटर्स जैसा कि मैं आपको मैनेजमेंट एनालिसिस में दिखा चुका हूँ, दीपाली गोयनका के बारे में मैंने आपको दिखाया, और ये दीपाली बालकृष्ण गोयनका जो इसकी होल्डिंग कंपनी है, तो इसके प्रमोटर्स जो हैं बहुत ज़्यादा बेहतरीन एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे तरीके से अपने कंपनी को ऑपरेट करना जानते हैं, और इनके पास जो रिक्वायर्ड पोटेंशियल है कंपनी को रन करने के लिए वो है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है इसका डोमिनेंस है स्टील पाइप सेगमेंट में। जो स्टील पाइप हम पाइपलाइंस वगैरह देखते हैं, जो इंटर कॉन्टिनेंटल, इंटर कंट्री जो पाइपलाइंस वगैरह रहती हैं, तो इसमें इसका डोमिनेंस है। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है इसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है, वो इस रिसेंट क्वार्टर में इम्प्रूव हुआ है।
अगर पिछले साल के क्वार्टर या फिर जस्ट पिछले क्वार्टर से भी हम कंपैरिजन करेंगे तो जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है और जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो कंपनी का इंप्रूव हुआ है। चौथा पॉजिटिव पॉइंट है इसका जो डेब्ट कवरेज है, डेब्ट इक्विटी रेशियो जैसे कि मैंने आपको बताया 0.33 का है, सिर्फ 1000 करोड़ के आसपास का इसके पास डेब्ट है। तो इसका जो डेब्ट कवरेज है वो एकदम कंफर्टेबल है, कंपनी कभी भी पे कर सकती है। और कंपनी के पास एक टाइप से एक रूम है कि जब भी अगर कंपनी को मान लीजिए कोई परेशानी हो रही है एक्सपैंड करने में तो वो और ज़्यादा डेब्ट मंगवा के और एक्सपैंड कर सकती है। पांचवा पॉजिटिव पॉइंट है इसका जो नॉन कोर एसेट्स हैं उसमें ये डाइवेस्टमेंट कर रही है। मतलब जो इसके नॉन कोर एसेट्स जो इसको प्रॉफिटेबल नहीं है और जो इसके मेन बिजनेस ऑपरेशन से अलग इसके जो एसेट्स वगैरह हैं वो कंपनी बेच रही है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, जो इसको एक्स्ट्रा कैश मिलेगा वो कंपनी को अपने ऑपरेशंस में इसको इन्वेस्ट कर सकती है और जो भी मन चाहे वो कर सकती है। और आखिरी पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बताऊं तो ये ज्योग्राफिकली डाइवर्स है। तो मैंने आपको कंपनी के वेबसाइट के ऊपर मैंने आपको दिखाया था कि कैसे ये सऊदी अरेबिया और यूएसए और इंडिया जैसे मार्केट्स में डाइवर्सिफाइड है। तो इसका ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन है कंपनी का। अब मैं कंपनी के नेगेटिव्स के बारे में बात करूंगा तो एकमात्र नेगेटिव पॉइंट है जो कि क्रूड ऑयल एंड गैस प्राइस फ्लक्चुएशंस है। अभी जो ग्लोबल सेक्टर है क्रूड ऑयल और गैस प्राइसेस का वो एक रिसेशन की तरफ जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कंपनी रिसेशन में जाने वाली है या सेक्टर रिसेशन में जाने वाला है, लेकिन जैसा कि सारे इंडिकेशंस दिख रहे हैं ये क्रूड ऑयल प्राइसेस और गैस रियलाइजेशंस में, तो इसका जो डिमांड है उस सेक्टर में वो कम हो जाएगा। ऑफ कोर्स जब आपको ग्लोबल डिमांड नहीं होगा तो आप नई नई ऑयल फील्ड्स में पाइपलाइंस वगैरह नहीं बिछाएंगे, और अगर आप पाइपलाइंस वगैरह नहीं बिछाएंगे तो इस कंपनी का काम नहीं होगा। तो जो क्रूड ऑयल एंड गैस प्राइस फ्लक्चुएशंस है ये कंपनी को हार्ड हिट कर सकता है। इसके अलावा कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये कंपनी का कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये इंडस्ट्री का नेगेटिव पॉइंट है। और देखा जाए तो कंपनी में एक भी फ्लॉ नहीं है, एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। तो अब मैं सीधा इसके 5 स्टार एनालिसिस में इसको रेटिंग दूंगा। तो मैं कंपनी को दूंगा 1 स्टार, फिगर्स को मैं दूंगा 1 स्टार, मैनेजमेंट को मैं दूंगा 1 स्टार, इंडस्ट्री एंड पीयर्स में दूंगा 1 स्टार और ओपिनियन बाय सेल में 1 स्टार। तो ये मेरी पूरी एनालिसिस सीरीज़ का पहला स्टॉक है जिसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग मिल रही है। मैंने आज तक किसी भी स्टॉक को 5 स्टार रेटिंग नहीं दी है, ये पहला स्टॉक है जिसको मैंने 5 स्टार रेटिंग दी है। और मैं डियर सब्सक्राइबर्स, मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ, आप इस कंपनी के बारे में मुझे एक भी नेगेटिव पॉइंट बता दीजिए। मैंने तो बहुत एनालिसिस किया, बहुत रिसर्च किया, मुझे सेक्टर के बारे में नेगेटिव पॉइंट मिल गया, इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव पॉइंट मिल गया, लेकिन इस कंपनी के बारे में एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला है। ये बहुत रेयर स्टॉक है, बहुत अंडर वैल्यूएशन में मिल रहा है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन कंपनी है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन इंडस्ट्री में है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है कंपनी का, और ऐसा स्टॉक जल्दी आपको देखने को नहीं मिलता है। और मैं आंख बंद करके दावे से बोल सकता हूँ कि पिछले कुछ महीनों से जो मैं स्टॉक ढूंढना चाहता था, जो स्टॉक मुझे मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकता था, वो आज मुझे मिल गया है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए, और इस स्टॉक के बारे में सबको बताइए ये स्टॉक कितना अच्छा स्टॉक है, कितना बेहतरीन फंडामेंटल्स है इसका, कितना बेहतरीन मैनेजमेंट है और कितनी बेहतरीन कंपनी है। सबको पता चलना चाहिए इस स्टॉक के बारे में। ये वीडियो को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं ऐसी फंडामेंटल एनालिसिस वीडियोज़ लाता रहता हूँ आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंदीदा कंपनी के बारे में एनालिसिस करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।